अगर हिंदुस्तान में मैच फिक्सिंग का चुनाव बीजेपी जीते और उसके बाद संविधान को उन्होंने बदला, तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। कर्नाटक की उत्तरा कन्नड़ा लोकसभा सीट, यहाँ बीजेपी के सांसद हैं अनंत हेगड़े। पिछले दिनों उनका एक बयान काफी वायरल हुआ। हेगड़े के बयान का शॉर्ट में सार ये था कि 400 प्लस सीटें मिली तो उनकी पार्टी संविधान बदल देगी। हालांकि बीजेपी ने खुद को इस बयान से दूर कर लिया, लेकिन कुछ हफ्तों बाद ही राजस्थान की नागौर सीट से भाजपा विधायक ज्योति मिर्धा का भी एक बयान वायरल हुआ, जिसका सार ये है कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बहुमत मिला तो भाजपा के पास संविधान में संशोधन करने की ताकत आ जाएगी। इन दो बयानों के इतर भी पिछले कई सालों से कांग्रेस और विपक्ष के कई दल भाजपा पर संविधान विरोधी होने का आरोप लगाते रहे हैं। इन बहस के बीच हमने सोचा चलिए आपको बताया जाए संविधान संशोधन के बारे में। क्या संविधान में संशोधन करना इतना आसान है? क्या 400 प्लस सीटें मिल जाएं तो कोई भी पार्टी संविधान में संशोधन कर सकती है? ये संविधान की मूल भावना क्या है और क्या है राज्यसभा लोकसभा के सदस्यों वाला गणित जिसकी बात ज्योति मिर्धा ने की? आज के एपिसोड में इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने की हम कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम आसान भाषा में। काफी दिन हो गए व्हाट्सएप को एक फीचर इंट्रोड्यूस किए हुए। फीचर मतलब आप मैसेज सेंड करने के बाद भी एडिट कर सकते हैं। ऐसे हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने भी किया। उसी संविधान में एक फीचर ऐड किया, संशोधन का फीचर। लेकिन व्हाट्सएप के मैसेज को एडिट करने के कुछ मानक हैं, जैसे 15 मिनट के बाद आप अपने लिखे मैसेज को एडिट नहीं कर सकते। और अगर किसी ग्रुप में अपना मैसेज एडिट आप कर रहे हैं तो उस ग्रुप के हर सदस्य के पास व्हाट्सएप का लेटेस्ट वर्जन होना जरूरी है। वैसे ही संविधान को एडिट करने के लिए कई जरूरी शर्तें रखी गई हैं। जाहिर है शर्तें व्हाट्सएप की शर्तों से कहीं अधिक जटिल होंगी, क्योंकि एक प्राइवेट कंपनी के ऐप में और करोड़ों लोगों के देश के संविधान में धरती आसमान का फर्क जो ठहरा। इसलिए चलिए सबसे पहले आपको यही बताते हैं कि संविधान संशोधन के लिए कौन सी शर्तें जरूरी हैं। संविधान का आर्टिकल है 368। इसमें संविधान के संशोधन का हिसाब किताब है। इसके हिसाब से संशोधन करने के लिए दो तरह की स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, लेकिन इसको समझने के लिए आपको फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझना होगा। फेडरलिज्म यानी केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा, माने केंद्र राज्य के कामों में दखल ना दे और राज्य केंद्र के कामों में दखल ना दे। भारत एक फेडरल देश है, लेकिन शक्तियों का बंटवारा बराबर नहीं है। केंद्र के पास थोड़ी ज्यादा शक्तियां हैं। वैसे तो संविधान का ज्यादातर हिस्सा केंद्र अकेले संशोधित कर सकता है, पर कुछ हिस्सों को संशोधित करने के लिए राज्य की अनुमति भी चाहिए। तो अब आपने फेडरलिज्म समझ लिया है, ये आगे काम आएगा। अभी वापस चलते हैं दो तरह की स्पेशल मेजॉरिटी वाली बात पर। देखिए, बिल पास करने के लिए संसद के दोनों सदनों में सिंपल मेजॉरिटी से काम चल जाता है। सिंपल मेजॉरिटी यानी बिल पर वोटिंग के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में जितने मेंबर्स मौजूद हैं उनमें से 50% से ज्यादा लोग इसके पक्ष में वोट कर दें तो बिल पास। एक उदाहरण से समझते हैं। लोकसभा में कुल सीटें हैं 543, लेकिन मान लीजिए जिस दिन बिल पर वोटिंग हुई उस दिन सिर्फ 350 सांसद ही प्रेजेंट हो। ऐसा क्यों? जैसे स्कूल के क्लासरूम की टोटल स्ट्रेंथ 50 बच्चों की होती है, पर कोई ना कोई एब्सेंट हो जाता है, वैसा ही संसद में भी होता है। ऐसा बहुत रेयर होता है कि सारे के सारे सांसद प्रेजेंट हो। अब इन 350 सांसदों में से अगर 176 या उससे ज्यादा सांसदों ने बिल के पक्ष में वोट कर दिया तो ये बिल लोकसभा में पास हो जाएगा। ऐसा ही राज्यसभा में भी होगा। ये तो हो गई सिंपल मेजॉरिटी। लेकिन संविधान संशोधन के लिए स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत होती है। उसमें क्या होता है, यहाँ मैथ्स थोड़ी बदल जाती है। कैसे, इसको भी समझते हैं। मान लीजिए एक संविधान संशोधन बिल पेश हुआ। अब ये बिल तभी पास होगा जब मौजूद सांसदों में से कम 2/3 सांसद पक्ष में वोट डालेंगे, और पक्ष में वोट डालने वाले सांसदों की संख्या लोकसभा में 272 और राज्यसभा में 123 से ज्यादा होगी। ये स्पेशल मेजॉरिटी है। इस मेजॉरिटी के जरिए फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जैसे संविधान के कई हिस्सों को संशोधित किया जा सकता है। हालांकि हमारे संविधान के कुछ हिस्से ऐसे हैं जिन्हें स्पेशल मेजॉरिटी से भी संशोधित नहीं किया जा सकता। इसे उदाहरण से समझिए। आपने जीएसटी का नाम बहुत बारी सुना होगा। ये भी एक संवैधानिक संशोधन के तहत लागू हुआ था, लेकिन ये संशोधन सिर्फ संसद में पारित होने से लागू नहीं हुआ। इसके लिए क्या करना पड़ा? संसद की स्पेशल मेजॉरिटी के साथ राज्यों से भी इसे मंजूरी दिलवानी पड़ी। इसे भी समझ लेते हैं। स्पेशल मेजॉरिटी
आपको हमने बता दिया यही कि दोनों सदनों में मौजूद सांसदों में कम से कम 2/3 सांसद इसके पक्ष में वोट डालें और पक्ष में वोट डालने वाले सांसदों की संख्या लोकसभा में 272 और राज्यसभा में 123 से ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन जीएसटी को लागू करने के लिए इस बिल को फिर देश की 50% से ज्यादा राज्यों की विधानसभाओं में सिंपल मेजोरिटी से पास करवाना पड़ा। संशोधन के लिए अलग अलग मेजोरिटी है। इससे एक बात तो साफ है कि संविधान निर्माताओं के मन में एक चीज क्लियर थी कि समय के साथ संविधान में बदलाव होते रहने चाहिए, लेकिन इस प्रोसेस को इतना डिफिकल्ट, इतना कॉम्प्लेक्स भी बनाया गया कि सभी दलों में सहमति बने बिना संशोधन ना हो सके। अब यहाँ सवाल उठता है कि अगर ऐसे संविधान बदला जा सकता है तो क्या कोई सरकार जिसके पास स्पेशल मेजॉरिटी हो और राज्यों में भी उनकी सरकार हो, तो क्या वो पूरा का पूरा संविधान बदल सकती है? जवाब है नहीं। शिप ऑफ थीसिस का आपने नाम सुना होगा। एक जहाज के सारे पुर्जे निकालकर अगर दूसरे पुर्जे लगा दिए जाएं तो क्या वो तब भी वही जहाज रहेगा? एक उदाहरण से इसे समझते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है या नहीं। साल 1976 इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी सरकार ने संविधान की प्रस्तावना में सोशलिस्ट शब्द जुड़वा दिया था। ये संभव हुआ 42वें संविधान संशोधन से। हालांकि इस संशोधन से एक लौता बदलाव नहीं हुआ। 42वें संशोधन के जरिए इतने बदलाव किए गए कि लोगों ने इस संशोधन को ही एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दिया। इनमें शामिल थे कुछ बदलाव जैसे सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन यानी अधिकार दायरे को कम करना। इस संशोधन के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट किसी भी संवैधानिक संशोधन के मामले में सुनवाई नहीं कर सकता था। यानी अगर सरकार ने कोई ऐसा संशोधन किया जिससे देश के नागरिकों को समस्या है तो भी वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते थे। इमरजेंसी के प्रोसेस को आसान बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जुडिशियल रिव्यू की ताकत को कम किया गया। इमरजेंसी के बाद 1978 में जनता पार्टी की सरकार बनी। सरकार ने 44वां संविधान संशोधन बिल पेश किया और इस संशोधन के जरिए 42वें संशोधन की सभी गैर संवैधानिक बातों को बदला गया। हालांकि इस कदम से ज्यादा महत्वपूर्ण है सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय जो इस 42वें संशोधन से पहले आया था और इस निर्णय ने कई बार असंवैधानिक संशोधन से संविधान को बचाया। क्या था इस निर्णय में? एक बेहतरीन नियम, संविधान की मूल भावना से छेड़छाड़ करने वाला कोई भी संशोधन मान्य नहीं होगा। मूल भावना क्या है? साल 1973 देश का सबसे प्रसिद्ध संवैधानिक केस केशव नंदा भारती केस, बेहतरीन जजमेंट्स। इसी केस से जन्म हुआ डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का। इसका मतलब क्या है? अगर सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किसी भी हिस्से को बेसिक स्ट्रक्चर घोषित किया तो उस हिस्से का संशोधन नहीं किया जा सकता। समय के साथ सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के कई अलग अलग हिस्सों को बेसिक स्ट्रक्चर घोषित किया जैसे फंडामेंटल राइट्स, सेकुलरिज्म, जुडिशियल रिव्यू आदि। इसने संविधान को बदलने का स्कोप खत्म कर दिया क्योंकि इसके कई सारे हिस्से बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा हो गए हैं। बात बची संशोधन की, तो वो भी आसान काम नहीं है। सबसे पहले तो बहुमत का नंबर जुटाना एक बेहद मुश्किल प्रक्रिया है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की एक पैनी नजर से बचना भी असंभव है। बाकी अनंत हेगड़े और ज्योति मिर्धा के बयानों की जहां तक बात है, वस्तु स्थिति ये है कि 2024 के चुनावों में अगर बीजेपी की लोकसभा में 400 सीटें भी आ जाती हैं तब भी वो राज्यसभा में स्पेशल मेजॉरिटी के नंबर से बहुत दूर है। और कुछ संशोधन के मामलों में तो 50% से ज्यादा राज्यों की मंजूरी भी चाहिए होती है, यानी मोटा माटी दूसरे दलों का सहयोग जरूरी होगा। अगर ये सब हो जाए तब भी सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई की जा सकती है और सुप्रीम कोर्ट किसी भी संशोधन को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। फिलहाल आगे क्या होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन अभी के लिए 1954 में रिलीज हुए मोहम्मद रफी के गाने की 2 पंक्तियों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, मेरे देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। आज के एपिसोड में इतना ही। इसे आपके लिए लिखा था हमारे साथी आकाश ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।